All right, so we have Krishna with us from Oz Global, which is one of the largest financial brokers out here in Dubai, and they deal majorly into the forex market. So Krishna, you work as an account manager, and you have 4 years of experience in the forex industry. So let's hear from Krishna. Can you tell us a little bit about your journey and like how did you start? What drives you towards the industry even after 4 years? Dollars. Dollars? I'd say dollars. Exactly. Well, that's what drives a person like into this industry. Mm-hmm. You know, people they come with only one ambition. They want to make money. Right. So that's what we are here for. Mm-hmm. That's what drives us actually. Absolutely. So money is something that that drives people in working towards their success. Let it be any industry, let it be the forex industry, or let's say the real estate industry, which Dubai is very well known for. So Krishna, we are going to talk on two topics majorly. Okay, as we all know that Krishna is from India, so probably we can keep it a mix of Hindi and English. Okay. So ज़रूर सो कृष्णा हम आज रिस्क मैनेजमेंट और कुछ इफेक्टिव टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, जो एक नए ट्रेडर्स जो ऑलरेडी फॉरेक्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं या फिर एंटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या क्वेश्चंस रह सकते हैं. मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं इसके लिए, ठीक है. लेट्स सी हाउ इट गोस. ओके, मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहूँगा इसके ऊपर. So Krishna, what do you think? What are the important things a new trader should understand before he enters the market? Like कौन सी ऐसी important चीज़ें हैं जो एक नए traders को याद रखना चाहिए? सबसे पहले तो देखो फॉरेक्स इंडस्ट्री काम कैसे करता है. लोग जो बोलते हैं कि पैसा बन रहा है, पैसा एक्चुअली बनता कैसे है, हाउ इज मनी बीइंग सर्कुलेटेड इन दिस इंडस्ट्री, उस चीज़ को बॉटम लाइन से समझना बहुत ज़रूरी होता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पे रहा है, और इन बिटवीन पैसा जनरेट हो कैसे रहा है. ये सबसे बेसिक है जो इंसान को समझना होगा घुसने से पहले. फिर घुसने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मान लो रिस्क मैनेजमेंट ऑब्वियसली जो तुमने बोला कि किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है, वो सब चीज़ें दैट कम्स आफ्टर. सबसे पहले वो ये कि पैसा सर्कुलेट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, बट फिर भी आप थोड़ा इलैबोरेट करना चाहोगे कोई स्पेसिफिक की पॉइंट्स, अगर टेक्निकल टर्म्स पे हम बात करें कि एक ट्रेडर को एंटर करने के पहले ही पता होने चाहिए कि क्या रिस्क है इस मार्केट में, या फिर किस तरीके से देखा जाए चीज़ें. सबसे पहले तो पैसा जा कहाँ रहा है. ओके, ऑब्वियसली जब बात पैसे की आती है तो बात आ जाती है बैंक्स की, और बात आ जाती है वो करेंसी की जिस पे वो ट्रेड करने वाला है. और वो करेंसी कौन से कंट्री का है, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है. कोई भी अगर आप और हम ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड किस पे करते हैं, करेंसी पेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरीज, यील्ड्स और इंडेक्सेस जो भी है. हर एक चीज़ रिलेटेड होता है कोई ना कोई एक कंट्री की इकोनॉमी से. वो कंट्री का इकोनॉमी कुछ चीज़ों को ड्राइव करता है, उसके मार्केट को ड्राइव करते रहता है, कभी ऊपर या फिर कभी नीचे. तो उस कंट्री का इकोनॉमी कैसा चल रहा है या फिर उसका इकोनॉमी किस तरीके से चेंज होता है, वो सब चीज़ों को जानना इंपॉर्टेंट होता है. अब जैसे मान ले हम गोल्ड के लिए कर रहे हैं या फिर कोई यूएसडी पेयर के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि यूएस की इकोनॉमी कैसे चल रही है और वो इन चीज़ों को कैसे अफेक्ट करेगा. ओके, सो आपको क्या लगता है कि एक न्यू ट्रेडर्स को अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज या फिर अपने ट्रेडिंग गोल्स को कैसे डिफाइन करना चाहिए? सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट नाम का चीज़ नए ट्रेडर के लिए होता नहीं है. ओके, क्योंकि जितना तक मैंने देखा है पिछले 4-4.5 साल में, नए ट्रेडर हमेशा एक ट्रेड जब लेते हैं वो लोग उस ट्रेड को तब तक क्लोज नहीं करेंगे जब तक उनको प्रॉफिट दिखता नहीं. राइट. तो ये चीज़ को वो लोग को मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है. एक पॉइंट पे जाके हमें लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं. अब लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ग्रॉसरी का स्टोर खोल रहा हूँ और मैं कई सारे प्रोडक्ट्स दुकान पे लाके रख रहा हूँ, देयर बी सर्टेन प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो जाएंगे. अब वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को मैं दुकान पे रख के उसको जंक नहीं कर सकता. उसको मुझे एक पॉइंट के बाद ले जाके फेंकना ही पड़ेगा. दैट विल बी माय लॉस. सो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें वही मेंटालिटी लेके चलना पड़ेगा कि एक पॉइंट पे जाके ये ट्रेड मेरा जंक हो गया. अब यहाँ से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, भले मार्केट वहाँ से फिर वापस पंप करे या फिर डंप कर जाए, डजंट मैटर. एक पॉइंट के बाद उसको वहाँ से क्विट करना होगा, ब्रेक लेना होगा, फिर नए सिरे से स्टार्ट करना होगा.
राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आपको क्या लगता है कि कुछ रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताइए जो आपको लगता है कि एक नए ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए और एक मिड लेवल ट्रेडर को और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को, ये तीनों को कैसे डिफाइन करेंगे? और एक कैसे, मतलब आप नए ट्रेडर को तो आप बोल रहे हो कि रिस्क मैनेजमेंट उसके लिए होता नहीं है, तो थोड़ा इलैबोरेट करना चाहेंगे उस पॉइंट पर? सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम ट्रेड लेते हैं दिमाग में हमेशा ये रखना है कि एक का डबल करने के लिए हम ट्रेड नहीं ले रहे। वी आर नॉट ट्राइंग टू डू 1:2 in a single trade. Secondly, whenever we are entering into a trade, we should keep in mind that we are going to lose some amount of money from our capital. That's a risk basically. That's a risk, and that risk is calculated according to the mentality of the person. वो अभी मैं ये नहीं बोल सकता, मैं बोलूँगा 1%, कुछ लोग 2% का भी लेते हैं अपने कैपिटल। Right. कुछ लोग 50% के हद तक भी चले जाते हैं कि एक ही ट्रेड में मैं आधा कैपिटल गंवाने को तैयार हूँ, तो 2 ट्रेड में अकाउंट ब्लो, 2 ट्रेड में अकाउंट ब्लो, उस तरीके का। तो डिपेंड करता है इंसान का मेंटल स्टेट क्या है, वो किस तरीके से सोचता है और किस तरीके से प्रेशर को हैंडल कर सकता है। दैट्स द मेन थिंग। उस तरीके से उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर रिस्क मैनेजमेंट जो भी हम कहते हैं वो अपने तरीके से सेट करता है। बट मेरा ओपिनियन यही रहेगा, द बेस्ट वे वुड बी पर ट्रेड 2% से ज़्यादा रिस्क ना लें। 2% का रिस्क आपको लगता है एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन है 2% का रिस्क। ओके। भले दिन में आप 10 ट्रेड करो, 20 ट्रेड करो, 50 ट्रेड करो, या फिर दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड करो, 2% का रिस्क लो, उस हिसाब से आप रिवॉर्ड जो भी आपको चाहिए वो डिसाइड करो। ओके, फेयर इनफ। और आपको क्या लगता है कि कौन से की फैक्टर्स है जो ये स्टॉक मार्केट को ड्राइव करता है? सबसे पहले तो जो मैं यूएस स्टॉक मार्केट में करता हूँ उसके लिए यूएस इकोनॉमी ऑब्वियसली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली मैं देखूंगा कि यूरो का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, बिकॉज दैट विल ऑल्सो ड्राइव द करेंसी पेयर। राइट। ऊपर से जियो पोलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, वॉर्स कैसे चल रहे हैं, फिर उसके बाद चाइना किस तरीके से अपने मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल कर रहा है, या फिर वो लोग के गोल्ड का डिमांड क्या है, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग टू द मार्केट। सो ये सब चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट एनालाइज करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग कहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भी दिखा जाता है टू मेक अ करेक्ट एंट्री पॉइंट। ओके ओके। और अगर रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे तो फिर आपको क्या लगता है कि नए ट्रेडर्स कौन से मिस्टेक्स करते हैं कंसिडरिंग रिस्क मैनेजमेंट एज एन एस्पेक्ट? नए ट्रेडर्स के लिए मैं बोलूँगा जल्दबाजी में ट्रेड लेना। ओके। नए ट्रेडर यूजुअली, ये मैंने भी किया था, अकाउंट खुला नहीं, पैसा डला नहीं, साथों साथ ट्रेड लेना चालू, चल पैसा बनाते हैं, हो गया माई अकाउंट इज रेडी, लेट्स मेक मनी। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। अकाउंट रेडी हो गया लेकिन उसको प्लान करना होगा, उस अकाउंट को मैनेज कैसे करना है। और फर्स्ट थिंग ये दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ, व्हाट इज माई नीड, व्हाई एम आई हियर, ये चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा। और एक गोल सेट करना पड़ेगा कि चलो मे बी शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, जैसा भी हो एक गोल सेट कर लेना है कि मैं अगर यहाँ पे घुसा हूँ तो यहाँ से या तो मेरा पैसा जाएगा, अगर आएगा तो डेट विल बी फॉर दिस कॉज और दैट कॉज। एक कॉज बना के चलना दिमाग में। ओके, फेयर इनफ। एंड कृष्णा, मैं और आगे के क्वेश्चन पूछने के पहले मैं आपको ऑज ग्लोबल के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा कि ऑज ग्लोबल से कैसे ज्वाइन किया आपने और कौन है आपकी टीम में, कौन है? ऑज ग्लोबल एक्चुअली नाम बहुत पहले से सुना होगा, ऐसा नहीं सुना होगा, मोर देन अ ईयर ऑज ग्लोबल के बारे में सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में जब मैंने ऑज के बारे में सुना था तब मुझे लगा था मे बी जस्ट ब्रोकर, जस्ट द सेम ब्रोकर इन द मार्केट, XYZ ब्रोकर की तरह ये भी होगा शायद। बट देन मैं एक्चुअली जाता था फॉरेक्स एक्सपोज में, ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स में मुझे इनवाइट किया जाता था, तो वहाँ पे भी मुझे ऑज का नाम दिखता था, विच मीन्स दे वर एक्चुअली इन द मार्केट टू शो देयर प्रेजेंस। और प्रेजेंस दिखाने के लिए ऑब्वियसली आप लल्लू पंजू काम तो करोगे नहीं, यू विल बी ऑब्वियसली डूइंग सम गुड वर्क टू शो योर प्रेजेंस। तब जाके मुझे लगा कि हाँ मे बी दे आर गुड। तो वही सुनते गया, फिर दोस्तों से सुना, फिर आई हैड वन ऑफ माई मैनेजर जो यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय था, तो उसके मुंह से भी सुना कि बहुत अच्छा ब्रोकर है, डिसेंट है। तो बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पे एक कनेक्शन बनाने का मैंने ट्राई किया, तो ऑब्वियसली लिंक्डइन पे मैंने सर्च किया, आई गॉट टू नो रवीना ठाकुर जो अभी मेरे टीएल है। सो फ्रॉम हर आई लर्न हाउ एक्चुअली ऑज ग्लोबल इज और कितने अच्छे तरीके से काम करता है।
As a broker point of view, yes, Oz Global is good. As an employee point of view, आपको क्या लगता है Oz Global कैसा है? एग्जैक्टली एज एन एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो बोलूँगा कोई भी ब्रोकर आसान नहीं होता. नथिंग इज इजी एनीवेयर. मेहनत करना होता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, लिमिट पुश करना पड़ता है. उसके बाद कभी बात बनती है, कभी बात नहीं बनती. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. Fair enough. Okay, coming back to the questions. So, what do you think? What factors should a new trader consider while starting his first investment? Let's say very first investment. और आपके भी first investment के बारे में थोड़ा बताइए. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मैंने तो जोश जोश में किया था. वो हर किसी का सेम स्टोरी होता है. जो- मेरे चाचा ने या फिर अंकल ने, मामा ने बता दिया था कि अरे ये स्टॉक. और फर्स्ट ट्रेडिंग एक्चुअली मेरा स्टॉक ट्रेडिंग नहीं था, इट वाज एक्चुअली कलर ट्रेडिंग. कलर ट्रेडिंग. हाँ. ओके, इंटरेस्टिंग. सुना होगा शायद. हाँ हाँ, सुना है. इट्स एक्चुअली अ गैम्बल. बोला जाए तो गैम्बल है. बट देन उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट होते थे. आई गॉट टू नो वेरी स्ट्रेंजली, उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट होते थे, उसमें भी कई सारे एनालिसिस होते थे. Right. तो बाद में जाके जब कलर ट्रेडिंग किया, कलर ट्रेडिंग करने के बाद एक IQ ऑप्शन करके लॉन्च हुआ था इंडिया में. तो ना क्यों ना वहाँ पे हॉप इन करते हैं. और IQ ऑप्शन एक्चुअली हॉप इन किया था मैंने कोई ट्रेड करने के लिए नहीं. बस उसमें रेफरल बोनसेस मिलते हैं. तुम ज्वाइन करो, फिर तुम किसी को रेफर करो, तुम्हें 100 रुपये का बोनस मिलेगा. Okay. वो किसी को रेफर करेगा, तुम्हें 50 मिलेगा. फिर तुम और को रेफर करते जाओ, अकाउंट खुलवाते जाओ, 100 अकाउंट में आते जाएंगे. बाद में क्या हुआ, रेफरेंस का तो बोनस आ गया मेरे को अच्छा खासा, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं पाता हूँ क्योंकि वो बोनस अमाउंट है. हाँ. अब उसको निकालने के लिए मुझे करना होगा ट्रेड. हाँ. और ट्रेड करना होगा, ट्रेड में बनाना पड़ेगा प्रॉफिट. जो प्रॉफिट बनेगा हाँ. एट द एंड P&L पे, वो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ. ट्रेड तो कर पाओगे, शायद प्रॉफिट नहीं बनता है उसमें. ना नहीं बना हो तो. लेकिन हाँ, उससे इतना तो पता चल गया कि ट्रेडिंग नाम का चीज़ कुछ होता है मार्केट में. मार्केट में करेंसी पेयर्स कुछ होते हैं. हाँ. मार्केट खाली ब्लू ग्रीन येलो रेड ऐसे नहीं चलता. मार्केट ऊपर नीचे भी चलता है, साइडवेज भी चलता है. तो फिर आपको क्या लगता है, एक नए ट्रेडर को एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कलर ट्रेडिंग तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं. तो क्या अप्रोच रखना चाहिए एक नए ट्रेडर को? नए ट्रेडर हो, ये ध्यान में रखो वो कलर ट्रेडिंग ना हो, वो बाइनरी ट्रेडिंग ना हो. Absolutely. और सबसे ऊपर की बात, भले अच्छी चीज़ है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो बिल्कुल ना हो. ओके, क्यों? एनी स्पेसिफिक रीजन? बिकॉज ये सब चीज़ों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. ओके. कुछ ऐसा चूज करो जिसमें रिस्क मिनिमम हो, या फिर रिस्क को आप हैंडल कर सको. फॉर एग्जांपल फॉरेक्स में चले जाओ, ओके. या फिर स्टॉक्स पे चले जाओ, स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चालू करो. 100 रुपये है, 100 रुपये का कोई स्टॉक्स ले लो, उस पर इन्वेस्ट करना चालू करो, ओके. होल्ड करो. महीने 2 महीने बाद उसका रिजल्ट देखो. धीरे धीरे पता चलेगा वो स्टॉक को ड्राइव किस तरीके से, किस फैक्टर किस को वो फैक्टर ड्राइव से होगा, कर रहा है? वो फैक्टर सीखने को मिलेगा. उसके बाद जाके तुम डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को. स्टॉक से निकल के तुम करेंसीज में जाओ, लेकिन उसमें पैसा डालो मत. उसमें तुम सीखो अब इसको क्या ड्राइव कर रहा है. ओके. ड्राइविंग फैक्टर को पहले जानो, उसके बाद घुसो. या तो कमाओगे या फीस दोगे. तो फिर आप जैसे कि तुम अभी बता रहे थे कि गोल्ड को क्या रीजन से पंप हो रहा है, मतलब ये फंडामेंटल एस्पेक्ट हो गया एक कोई भी ट्रेड का या फिर कमोडिटी का अगर बोले तो फिर तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, एक नए ट्रेडर के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ. नए ट्रेडर के हिसाब से आई वुड सजेस्ट नए ट्रेडर कभी बड़ा पैसा लेके नहीं. राइट. दे कम विद $100 $1,000. इंडिया में तो $100 भी बहुत होता है अगर देखा जाए तो. लोग 5-5 हज़ार से स्टार्ट करते हैं या फिर $50 भी करते हैं. बट देन वो गोल्ड मार्केट में उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता. एब्सोल्युटली. जहाँ पे हम एंटर करने का सोच रहे हैं वहाँ पे कोई एक बड़ा बंदा ऑलरेडी एंटर करके बैठा हुआ है, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ तो प्लान करके बैठा है कि यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है. राइट. और एक जितना ट्रेडर पुराना होते जाता है उसका रेंज उतना धीरे धीरे बड़ा होते जाता है. जब एक ट्रेडर घुसता है वो पहले तो 1 मिनट का चार्ट देखना चालू करता है, फिर धीरे धीरे उसका चार्ट बढ़ते जाता है और वो डेली कैंडल्स पे काम करना चालू करता है. दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. जहाँ पे एक बड़ा ट्रेडर डेली कैंडल पे एंटर कर रहा है, वहाँ पे छोटा ट्रेडर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया उसका तो सारा पैसा उड़ जाएगा. राइट. सो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस यस मैं बोलूँगा देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क प्लान लेके चलना बहुत ज़रूरी है. तो टेक्निकल एनालिसिस में ही अगर अपन बात कर रहे हैं तो फिर आपको क्या लगता है कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज जो एक नए ट्रेडर के लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? नए ट्रेडर के लिए स्ट्रैटेजीज एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाएगा.
ओके वो लोग यूज़ कर सकते, कॉमन इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, पिवट पॉइंट्स हो गए, या फिर वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो यूट्यूब से सीख ले, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज आते हैं। राइट बेसिक वही सब सीख के पहले अपने आप को मार्केट के साथ ना ढालना चालू कर दें और अपने आप को आइडेंटिफाई करना चालू करें वो लोग सोचते किस तरीके से, हाउ कैन दे हैंडल द प्रेशर, जब वो पोजीशन लॉस में जाता है उनको कैसा फील होता है, वो चीज़ अपने आप को जान लें, उसके बाद जाके वो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में उनको हेल्प होगा। चाहे कैसा भी स्ट्रैटेजी हो, उस स्ट्रैटेजी के साथ वो लोग कोप अप कर पाते हैं या नहीं। मेरा पर्सनल व्यू इसके ऊपर ऐसा था कि एक नए ट्रेडर, जैसे कि मैं जब नया नया मार्केट में आया था, मुझे ये बताया गया था कि एक स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी नए मार्केट में आने के बाद मैं एक नए बच्चे को तो हर एक चीज़ एक्सप्लोर करने की आदत होती है, तो व्हाट हैपेंड इज मैं हर एक इंडिकेटर पॉसिबली जो दिख रहा है, मूविंग एवरेजेस, RSI, बॉलिंगर बैंड्स, हर एक चीज़ ट्राई किया मैंने, ठीक है। और इंस्टाग्राम वाले इंडिकेटर्स भी ट्राई किया, ऐसे नहीं किया। हाँ, वो 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी वाले इंडिकेटर्स, सो वो भी ट्राई किए, बट इवेंचुअली कुछ काम नहीं किया। मतलब काम करता था, 2-4 ट्रेड प्रॉफिटेबल पर 8-9 ट्रेड लॉसेस, तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी तो देखना है। फिर इवेंचुअली एक इंडिकेटर भले ही कुछ भी हो, स्टिक टू इट, भले ही वो तुम्हारा पर्सनल, तुम्हारा कंफर्ट जोन जहाँ पे आता है वो रहे, एंड फिर जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद एंड जज इट विद एटलीस्ट 100 ट्रेड्स, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ एग्जैक्टली, वो भी कर सकते हैं। हाँ, मेरा बताने का मतलब क्या था, इनिशियली जब नया ट्रेडर आता है, मूविंग एवरेज से चालू करें। मूविंग एवरेज क्या होता है ना, वो तुमको प्रीवियस कई सारे कैंडल्स का एक एवरेज प्राइस बना के देता है, और मूविंग एवरेज के अलग अलग लेवल मतलब टाइम फ्रेम्स होते हैं, कैंडल फ्रेम्स होते हैं, तो अलग अलग कैंडल फ्रेम में मूविंग एवरेज का क्या रोल प्ले होता है, वो चीज़ वो लोग जान लें, और उसके बाद जाके उसी पे वो लोग प्रैक्टिस करना चालू करें। ओके फाइन। तो आप अभी अपने पास तो चार्ट्स नहीं है सामने, बट आपका स्ट्रैटेजी एक बार बताएंगे कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हो? आप स्कैल्प करते हो, या फिर आप स्विंग ट्रेड करते हो, और या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो? और मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली थोड़ा मे भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। हाँ, मैं ना सब चीज़ को एक जगह मिक्स कर देता हूँ। ओके। सुबह उठते ही, नॉट उठते ही, ऑब्वियसली पहले तो फ्रेश माइंड पे रहूँगा, आऊँगा, सीट पे बैठूँगा, सिस्टम ऑन करूँगा, सबसे पहले देखूँगा डेली कैंडल, ओके। और किया, पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लिया, ओके। उसके बाद आ गया 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे, ओके। ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, ओके। उसके बाद आ गया 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे, पिवट पॉइंट लगा दिया। पिवट पॉइंट में मेरे कुछ सेटिंग्स है, जैसे उसके स्टाइल को कर दिया फिबोनाची और फ्रेम को कर दिया 75। तो फिबोनाची में 0.5 लेवल देखते हो ज़्यादा करके? 0.72। 0.72 हाँ शायद, ओके फाइन। और उसके बाद जाके फिर चेक करूँगा मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे, फिर आ जाऊँगा आधे घंटे में। आधे घंटे में मैं ये देखूंगा कि एक स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड के लिए मेरा एंट्री प्राइस कौन सा अच्छा हो सकता है। ओके। इफ इट्स एन अप ट्रेंड, तो मैं ये चेक करूंगा कि नीचे मार्केट कितना नीचे तक आ सकता है, व्हाट कैन बी द लोएस्ट पॉइंट जहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ वापस। जैसे लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज कहते हैं, तो मैं लोअर लोज को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता हूँ, ताकि मुझे एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिले। ये 30 मिनट पे कर रहे हो? हाँ, ये 30 मिनट पे ट्रेड सेट कर लिया, रेंज सेट हो गया, SL बढ़िया से सेट कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक और पिवट के साथ, TPP 1:3 पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे काम क्या होता है, जब तक मेरा एंट्री लेवल से ऊपर है ना प्राइस, मैं दिन भर ये बोलूँगा कि चल स्कैल्प करते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आ गया मैं, उसके बाद 5 मिनट के चार्ट पे जैसे हायर हाइज बनाया, फिर वहाँ से सेल करना चालू किया स्कैल्पिंग पे, जब तक मेरे एंट्री पॉइंट पे नहीं आ रहे। वंस आई गॉट माय एंट्री पॉइंट, एक छोटा सा इंट्राडे ट्रेड ले लूँगा विच विल होल्ड टू माय टारगेट। उसके बाद बड़े बड़े लॉट्स लूँगा, बट स्टिल स्कैल्पिंग। अब इस बार मैं जाऊँगा बाय के लिए। ओके। तो फिर आप मार्केट ट्रेंड में स्कैल्प करते हो, और ऊपर से आपका जो पोजिशनल ट्रेड है बेसिकली वो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप सेट करके आप ट्रेडिंग करते हो पिवट पॉइंट्स और ऑर्डर ब्लॉक्स के हेल्प से, राइट? ओके, फेयर इनफ। Alright, Krishna, so it was lovely talking to you, and probably we'll do more podcast together. ठीक है, हम देखते हैं और एक नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे, एंड अपने ऑडियंस को भी सिखाते रहेंगे इवेंचुअली ये सारी चीज़ें, है ना? So thank you so much. So looking forward